आज बढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। तो 1.1 कंप्लीट हो गया। 1.2 में क्या है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। यानी जो संख्या दी हुई है इनको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, मतलब इसके टुकड़े करने, वही एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं वैसे ही, पर होने क्या चाहिए, सारे अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे मैं 140 है तो 140 को तो मैं 2 गुणा 70 भी लिख सकता हूं, पर यहां पे 70 क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या। तो ऐसे करना है कि सारे अभाज्य और सारे अभाज्य। इसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाल देना वैसे पहले 140 का, फिर इसका सबका बारी बारी से निकाल लेंगे। तो क्योंकि जब वैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं उसमें क्या होता है, सारे अभाज्य गुणनखंडी होते हैं, मतलब सारी संख्या अभाज्य होती है। तो ठीक है, मैं निकाल लेता हूं पहले 140 का। इसमें करते क्या है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देंगे 2 का भाग। अगर 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का, 3 का नहीं जा रहा है तो फिर 5 का, क्योंकि जिसमें 2 का नहीं जा रहा 4 का तो वैसे भी नहीं जाएगा। और 4 क्या है, 4 है भाज्य संख्या, तो 4 का देना भी नहीं है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि भाज्य है। और दूसरी बात, देते क्यों नहीं है, मेन फैक्ट क्या है कि 4 का अगर किसी संख्या में 4 का भाग जाएगा तो उसमें 2 का तो वैसे ही चला जाएगा। ठीक है, 5 का नहीं जाएगा तो मैं 7 का दूंगा, क्योंकि 6 का जाएगा 3 में भी चला जाएगा। ठीक है, फिर दूंगा मैं 11 का। ऐसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23, मतलब सिर्फ अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे, तब तक देंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। और फिर जो उनको गुणनखंड गुणा करके लिखेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब करते हैं पहला। तो 140 का निकालना है। कैसे निकालना है, एलसीएम अच्छे बच्चे से आते ही है, क्योंकि एलसीएम अच्छे तो 5 छठी से पढ़ने लग गए थे। अब इसमें क्या दूंगा, 0 है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात है कि भाज्यता के नियम पता होने चाहिए सब कुछ। 2 का भाग किसमें जाता है, 2 का भाग उसी संख्या में जाता है जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, यानी सम संख्या हो। 3 का भाग किसमें जाता है, जिसके अंकों को जोड़ने पर अगर उसमें योग में 3 का भाग जाएगा तो 3 का भी जाएगा। इसी प्रकार 5 का भाग किसमें जाता है, जिसका इकाई अंक या तो 0 या 5 हो तभी 5 का भाग जाता है, वरना 5 का नहीं जाता। तो सारे भाज्यता के नियम पता होने चाहिए। ठीक है, मैं देता हूं इसमें 2 का भाग, कितने बार, 70 बार, क्योंकि 7 × 2 14, 0 का 0। फिर 2 का भाग कितने बार, 3 बार, 1 बचा 10, 5 × 2 10। अब कितना बचे, 35, यानी इकाई अंक सम संख्या था, 2 का नहीं जाएगा। अब 3 का भाग, 3 और 5 कितने होता है, 8, यानी इसमें 3 का नहीं जाएगा, तो मैं कितने का दूंगा, 5 का। 5 का जा रहा है 7 बार, फिर दूंगा 7 का, कितने बार, 1 बार। तो 140 के गुणनखंड क्या होंगे, 140 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 5 गुणा 7, या ये लिख सकता हूं 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7। और यही क्या है, यह है 140 के अभाज्य गुणनखंड। यानी 140 के उत्तर क्या आ गए, 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब मैं निकालूंगा 156 का। ठीक है, 156 सम संख्या है, तो पहले 2 का भाग, क्योंकि सबसे पहले 2 का ही देना है, सबसे छोटी संख्या है। 2 का जब भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 × 2 14, पीछे बचे 1, 16, 8 × 2 16। फिर 2 का भाग कितनी बार, 3 × 2 6, पीछे बचा 1 और 8 18, यानी 9 बार। ठीक, अब है 39, 9 और 3 12, यानी इसमें 3 का भाग जाएगा, कितनी बार, 13 बार। फिर 13 का भाग 1 बार। तो इसके क्या हुए, 156 के हो गए 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13। 140 का क्या हुआ, 2 का स्क्वायर। अगर तुम ये लिख रहे हो तो भी सही है, और 2 गुणा 2 क्या हुआ, 2 का स्क्वायर, मतलब जितनी बार 2 है उतनी घात हो जाएगी। तो ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। अब निकालता हूं मैं इसका, तीसरे वाले का, 38 25। अब देखो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि सम संख्या नहीं है, विषम संख्या। 3 का भाग इसमें क्या है, 8 और 3, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 में 3 का भाग जाता है, यानी इसमें 3 का भाग जाएगा, क्योंकि 3 का भाजकता का नियम क्या है
कि अंकों को जोड़ने पर जो योग आ रहा है उसमें अगर 3 का भाग जा रहा है ना तो पूरी संख्या में 3 का जाएगा। मैं देता हूं 3 का भाग कितनी बार, एक बार, ठीक है। उतारा 8, 8 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, क्योंकि 3 इंटू 2 6, पीछे बचे 2, 2 और 2 22, 22 में जाएगा 7 बार, क्योंकि 7 इंटू 3 21, पीछे बचा 1, 1 और 5 15, यानी 5 बार, ठीक है। अब फिर देखते 3 का जाता है क्या, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, यानी एक बार और जाएगा 3 का भाग, कितनी बार गया, 4 बार, 4 इंटू 3 12, 7 उतारा 7 में 2 बार, 3 इंटू 2 6, 15, 5 बार, ठीक है। अब देखते हैं 4 और 2 6, 6 और 5 11, यानी अब 10 का भाग नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा तो मैं क्या करूंगा, 5 का दूंगा, ठीक है। 5 का भाग, 5 का भाग देखिए कि 5 का भाग जिसमें जाता है जिसका एक अंक या तो 0 या 5 हो तो 5 का जाता है, 5 का भाग गया 8 बार, 8 इंटू 5 40, पीछे बचे 2, 2 और 5 25, यानी 5 बार। फिर 5 का भाग कितने बार जाएगा, एक बार, पीछे बचे 3 7, 7 पंजे 35, यानी 17 बार, फिर 17 का भाग एक बार, ठीक है। तो इसकी क्या हो गए 38 35, 38 25 के गुणनखंड क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए 2 3 बार है, यानी इसके हो गए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, या मैं ये लिख सकता हूं 38 25 के कितने हो गए, इसके हो गए 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 70। तो 140 का उत्तर मैंने लिख ही दिया। इसका उत्तर क्या आया था, इसका उत्तर आया था 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13। अब इसका उत्तर कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 17, ठीक है। अब इन दो का और कर लेते हैं। अब करता हूं मैं इसका 5005 का, और एक यहां पे कर लूंगा मैं इसका 74 29 का, ठीक है। अब 5005 इकाई अंक 5 है, यानी 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का भाग दोनों पे जोड़ने पे कितना आ रहा है 10, यानी 3 का भी नहीं जाएगा, तो 5 का भाग ही जाएगा। 5 का भाग दिया कितनी बार, एक बार 0 0 1, क्योंकि 5 में गया एक बार, 0 में जा नहीं रहा है तो मैंने एक 0 उतारा, एक बार उतारने में 0 लगता है, फिर भी नहीं जा रहा, दूसरी संख्या उतारी, 2 बार कंटिन्यू संख्या उतारने पे डबल 0 लगेंगे, फिर एक का में 5 में एक बार, ठीक है। अब 1001, अब इसमें 5 का भी नहीं जा रहा, ठीक है। 7 का भाग, अगर इसमें 7 का भाग दूं तो कितना होता है, 14 7 98, 2 बच्चे 7 इंटू 3 21, यानी 7 का भाग जाएगा, क्योंकि 5 के बाद 7 का ही दूंगा मैं, ठीक है। 7 का भाग दिया कितनी बार, एक बार, कितने बचे 3 30, 7 चौक 28, पीछे बचे 2, 2 और 1 21, यानी 7 इंटू 3 21, ठीक है। अब देखते हैं फिर 143, 143 में 7 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि 7 का 2 बार दूंगा, फिर 3 बचेगा। अब 7 के बाद क्या दूंगा, 11 का, 11 का भाग किसमें जाता है, 11 का भाग इसमें जाएगा, क्योंकि 11 के भाजकता का नियम क्या होता है कि जो सम और विषम अंक है ना, यानी जो 1 3 5 और विषम स्थान और सम स्थान पे अंक है ना, उनको जोड़ने पर अगर उनका अंतर 0 या 11 है तो 3 का भाग जाता है। 1 और 3 कितना होता है, 4, और 4 माइनस 4 0, तो इसमें 11 का भाग जाएगा, ठीक है। 11 का भाग दिया एक बार, पीछे बचे 3 33 3 बार। अब 13 का कितना है, 1, यानी 5005, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसके 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, तो इसका उत्तर आ गया 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा, क्योंकि 1.2 का ये पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये एलसीएम और एचसीएफ तो वैसे भी पहले से ही पढ़ रखे हैं, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं हमेशा ही पढ़ते हैं। अब ये लास्ट 74 29, 2 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि क्या अंक 9 है। 3 का भाग, 3 का भाग किसमें जाता है, जिसके अंकों का योग में अगर 3 जाएगा तो जाएगा, वरना नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखता हूं मैं ये 7 और 4 11 और 2 13, 13 और 9 22, नहीं जाएगा। 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का भाग, 7 के इसमें अगर भाग दूं तो एक बार 4 0 42, 7 अंक 42 9, 7 का भी नहीं जाएगा। 7 के बाद 11 का, 11 के लिए मैंने क्या बताया था, विषम अंक, यानी इन दोनों का कितना हुआ 9, इन दोनों का 13, 13 माइनस 9
4, यानी 11 का भी नहीं जाएगा। 11 के बाद 13 बचे, ठीक है। 13 का भाग देखते हैं। 13 इंटू 5 65, कितने बचे 9 92, 13 7 91, पीछे बचे 1 19, यानी 13 का भी नहीं जाएगा। अब किसका दूं? 13 के बाद 14 15 16 17, 17 का देखते हैं। 17 का अगर इसमें भाग दूं तो 17 इंटू 4 68, कितने बचे 74 माइनस 68 6 62, 17 इंटू 3 51, कितने बचे 62 माइनस 51 11 19, 17 का भाग 119, कितनी बार 7 बार। 17 इंटू 7 कितने होते हैं 119 ही होते हैं। हाँ तो 7 बार चला जाए, यानी इसमें किसका भाग जाएगा 17 का भाग जाएगा, ठीक है। 17 का भाग देता हूं मैं, कितनी बार 17 इंटू 4 68, पीछे बचे 6 62, 17 इंटू 3 51, 62 माइनस 51, कितने बचे 11 11, यानी 119, और 17 इंटू 7 कितने होते हैं 17 इंटू 7 119, ठीक है। अब इसमें देखते हैं। अब इसमें क्योंकि 17 से छोटी संख्या का तो जाएगा नहीं, तो इससे बड़ी जाएगा या 17 का जाएगा। 17 का देखता हूं मैं, 17 इंटू 2 34, पीछे बचे 9 97, तो 17 का नहीं जा रहा। 17 के बाद 19 का देखता हूं। 19 इंटू 2 38, पीछे बचे 5 57, 19 इंटू 3 57, यानी 19 का जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम सही कर रहे हो ना तो संख्या बढ़ेगी, उससे छोटी नहीं जाएगी। जैसे इसमें 5 गया तो 5 के बाद 7 का गया, लेकिन 2 का नहीं गया ना, 3 का भी नहीं जाएगा। तो अगर तुम सही कर रहे हो ना तो इससे कम तो जाएगा नहीं, दोबारा उससे बड़ी संख्या ही देखनी है। तो 19 का भाग दिया मैंने कितनी बार 2 बार। 19 इंटू 2 38, 43 माइनस 38 कितने 5 5 और 7 57, 19 इंटू 3 57, 23 में 23 का ही जाएगा, कितनी बार 1। तो 74 29 के कितने हो गए, इसके गुणनखंड हो गए 17 इंटू 19 इंटू 23, यानी इसके उत्तर आ गए 17 इंटू 19 इंटू 23। ये क्या है, ये सारे अभाज्य गुणनखंड। क्या है, अभाज्य गुणनखंड। यही पूछा था क्वेश्चन में। तो अभाज्य गुणनखंड में एक बात ध्यान रखनी है कि भाग हमेशा छोटी संख्या से देना है। जब तक छोटी से स्टार्ट करोगे ना तो आगे वाली हमेशा बड़ी बड़ी आएगी, तो गलती नहीं होगी। दूसरी बात, एक बार अगर छोटी संख्या का भाग दे रहे हो ना तो उससे छोटी संख्या का भाग अगर उससे पहले नहीं जा रहा है तो बाद में भी नहीं जाएगा। हाँ, अगर तुम गलती से इसको पहले अगर 5 से 7 से कर रहे हो तो इसमें 5 का भाग जाएगा। आंसर तो ये भी सही है, लेकिन अगर पहले तुम 5 का दे रहे हो ना तो उसके बाद वापिस 7 का आने के बाद वापिस 5 का नहीं जाएगा। तो अगर तुम भाजकता के नियम से कर रहे हो तो एक बार जो भाग दे ले उसके बाद हमेशा बड़ी वाली संख्या का भाग ही जाता है, छोटी वाली का नहीं जाता है। पर अगर गलत कर रहे हो, जैसे इसको स्टार्टिंग कर रहे हो तुम 12 से, या इसको अगर 13 से स्टार्टिंग कर रहे हो तो 13 के बाद 11 का भी जा सकता है, 7 का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा, क्योंकि तुम स्टार्ट ही 13 से कर रहे हो। पर अगर शुरू से छोटी संख्या से स्टार्ट करोगे ना तो बाद में हमेशा बड़ी संख्या का ही भाग जाएगा। तो पहले का उत्तर आ गया 2 की घात 2 गुना 5 गुना 7, या इसको क्या लिख सकता हूं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। दूसरे का 2 की घात 2 गुना 3 गुना 13। तीसरे का 3 की घात 2 गुना 5 की घात 2 गुना 17। चौथे का आ गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, और पांचों का उत्तर गया 17 गुना 19 गुना 23। बस यही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्न के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें है कि एलसीएम और HCF ज्ञात करना, और क्या दे रखा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा एलसीएम। ठीक है, तो पहली बात, हमेशा क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, अगर तुम्हें दो संख्या दी है ना तो दो संख्याओं का गुणनफल है ना, मतलब जो दो संख्या दे रखी है अगर तुम उनकी गुणा कर रहे हो वो हमेशा क्या होगा, उन दोनों का जो HCF होगा गुणा LCM। HCF को क्या बोलते हैं, में से महत्तम समापवर्तक, और LCM को लघुत्तम समापवर्तक, या इसको क्या बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो HCF और LCM क्या करना, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना, वैसे सबसे पहले तो इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड में लिखना है। उसके बाद HCF में क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन आ रहा है वो लेना है, और LCM में क्या होता है कम से कम, लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी कम से कम क्या कॉमन आ रहा है वो लेना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं 26 का और इनका अभाज्य वो गुणनखंड लिख लेता हूं। ठीक है, 26, अगर 26 में 2 का भाग दो कितना आएंगे 13,
13 का भाग दिया एक बार, यानी 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 26 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 13। इसी प्रकार 91 2 का जाएगा नहीं, 3 का नहीं जाएगा क्योंकि 9 और 1 10 हो रहा है, 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि क्या 0 और 5 नहीं, 7 का भाग 13 इंटू 7 91, 13 का भाग 1, तो 91 के कितना है? 91 के गुणनखंड हो गए 7 गुणा 13। जब भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो ना तो हमेशा क्या करना है? पहले इनके अभाज्य गुणनखंड लिखना है। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन आ रहा है वो लेना है। इसमें 2 है पर इसमें नहीं है, तो मतलब ये नहीं लूंगा मैं, दोनों में होना ही चाहिए। इसमें 7 है पर इसमें 7 नहीं, तो 7 में नहीं लूंगा। पर 13 क्या है? दोनों में कॉमन, यानी इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा? 13 होगा। ठीक है, तो एचसीएफ कितना हो गया इसका? एचसीएफ तो हो गया इनका 13। अब एलसीएम क्या होता है? जैसे एचसीएफ में तो जो कॉमन आ रहा है ना दोनों में वही होता है, दोनों में कॉमन आने चाहिए। लेकिन एलसीएम क्या है? एलसीएम है जो चाहे एक बार, यो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कम से कम जो एक बार भी है ना उसको भी लिखना है। यानी इसमें क्या है? 2 है, तो मैं एलसीएम क्या लिखूंगा? 2 गुणा, और क्या इसमें? 13 कितनी बार है? 13 एक बार है। ठीक है, तो एक बार 13 गुणा, इसमें 7 कितनी बार है? एक बार, तो 7। हाँ, बस ये ध्यान रखना कि अब इसको ये 13 नहीं लिखना है क्योंकि कम से कम एक बार ही है ना, अधिक से अधिक तो दोनों में एक ही है, तो दोनों में से एक लिखना है। एचसीएफ में क्या करना है कि कॉमन लेना है, लेकिन एलसीएम में क्या करना है कि चाहे एक संख्या एक में भी आई हो पर लिखनी है। अगर दोनों में आ रही है तो एक बार लिखना है। हाँ, अगर इसमें एक बार और 13 होता ना तो मैं 2 बार 13 लिख लेता। ये ध्यान रखना एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो गया मेरा 13 इंटू 7 91, 91 इंटू 2 182, यानी एचसीएफ कितना आ गया? एलसीएम 182, एलसीएम आ गया मेरे 182। ये तो इसका एलसीएम और एचसीएफ। अब क्या है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम और एचसीएफ। तो मैंने पहले ही बताया था कि जब भी दो संख्याओं का अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो ना तो जो दो संख्या उनका गुणनफल क्या होता है? जो एलसीएम और एचसीएफ होता है उनकी गुणा के बराबर होता है, ये होता है। और अपन को क्या करना है? ये जांच करके सिद्ध करना है। ठीक है, तो मैं क्या ले लूं पहले? भाई दो संख्याओं का गुणनफल, इसको एलएचएस मान सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड। तो दो संख्या कौन सी थी? 26 इंटू 91, यानी 26 गुणा 91 यही थी। ठीक है, दो संख्या गुणा कर लूं, 6 इंटू 1 6, 1 इंटू 2 2, और 9 इंटू 6 9 इंटू 6 54, 54 और 2 56, 5, 9 इंटू 2 18, 18 और 5 23, यानी दो संख्याओं का गुणनफल मेरा एलएचएस कितना आ रहा है? एलएचएस आ रहा है 23 66। अब मैं निकालता हूं आरएचएस यानी राइट हैंड साइड। एलसीएम कितना आया था मेरा? एचसीएफ आया था मेरा 13, यानी 13 गुणा एलसीएम कितना आया था? 182। मैं इसको गुणा करता हूं, 13 का बड़ा 2 बार, 13 इंटू 2 26, असल 2, 13 इंटू 8 13 8 104, 4 और 2 106, असल 10, 13 और 10 23। आरएचएस भी कितना आ रहा है? 23 66, एलएचएस भी 23 66, यानी मैं लिख सकता हूं एलएचएस बराबर आरएचएस या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या लिख सकता हूं? एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये क्वेश्चन एक बार और देख लो। क्या है कि इसमें पूछ रहा है एलसीएम और एचसीएफ निकाले, तो एलसीएम और एचसीएफ तो निकालने आते ही हैं, नहीं आते तो देख लो। और दो संख्याओं का गुणनफल ये जांच करनी है, और हमेशा ध्यान रखना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना वो हमेशा एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होता है। तो एलसीएम क्या करना है? जब भी एलसीएम और एचसीएफ एक साथ पूछे तो क्या करना है? पहले तो अभाज्य गुणनखंड लिखना है। 26 को मैं 2 इंटू 13 लिख सकता हूं, अगर सीधा लिख सकता हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे निकाल लो। 91 को 7 इंटू 13 लिख सकता हूं। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन सिर्फ 13 ही आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 13। मान लो अगर कोई संख्या है 2, पहली संख्या है उसमें लिखा हुआ है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 13, और कोई संख्या बी है जिसको 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 13 लिखा हुआ है। अब इसका अगर एचसीएफ देखो ना मैं, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ होगा, इसमें कॉमन देखो
दो इसमें भी दो बार, इसमें भी दो बार, यानी दो कॉमन आ रहा है दो बार में, यानी 2 गुणा 2 गुणा 5 कॉमन नहीं आ रहा है, ना 7 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, यानी 13। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 13 इंटू 2 26, 26 इंटू 2 52। तो एचसीएफ अगर कोई ऐसी संख्या है तो एचसीएफ इसका क्या होगा? 52। अब एलसीएम, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होता है अधिक से अधिक ना भाई, इसमें अधिक से अधिक क्या लिख सकता हूं? तो इसमें 2 कितनी बार है अधिक से अधिक? इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है, तो ज्यादा कितनी बार है? 3 बार, यानी मैं 2 करूंगा 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 5 ऊपर 1 बार है, नीचे है ही नहीं, मतलब 0 बार, तो बड़ी संख्या 1 हुई ना, यानी 1 5 होगा। ठीक है, 13 यहाँ 1 बार है, यहाँ पे भी 1 बार है, मतलब 1 बार, और 7 यहाँ 1 बार है, मतलब 1 बार। तो एलसीएम में क्या करना है? एचसीएफ तो होता है कॉमन, या फिर क्या रखना है कि कम से कम कितनी बार है दोनों में सेम, वो सॉरी। और एलसीएम में क्या करना है? एलसीएम में कि अधिक से अधिक दोनों में से कितनी बार आया वो लिखना है, बस यही होता है एलसीएम और एचसीएफ। अब जब मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया तो दोनों की गुणा की, जब मैंने 26 और 91 यानी दो संख्या ही हुई, जब दो संख्याओं की गुणा की तो मेरा आया 23 66, और एलसीएम और एचसीएफ को गुणा की तभी भी कितना आया? 23 66। तो एलसीएम और एचसीएफ बराबर है, तो मेरी जांच भी हो गई क्वेश्चन आंसर से। अगर ये बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है कि कहीं गलती कर रहे हैं, अगर सही कर रहे हैं तो दोनों बराबर ही आएगा।